आकाश ने इस बार सूरज और ईशा को चोट पहुंचाने के लिए सीधे उन पर हमला नहीं किया, बल्कि मेहिका और काव्या को अपने निशाने पर लेकर ऐसा जाल बिछाया कि दोनों की जान खतरे में पड़ गई। आकाश अच्छी तरह जानता था कि मेहिका सूरज और ईशा की सबसे बड़ी कमजोरी है, वहीं काव्या भी परिवार के बेहद करीब थी। इसलिए उसने सोचा कि अगर इन दोनों को खतरे में डाला जाए तो सूरज और ईशा मजबूर होकर उसके सामने झुक जाएंगे। उस दिन मेहिका और काव्या एक जरूरी काम से घर से बाहर निकली थीं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। दोनों रास्ते में आपस में बातें करती हुई आगे बढ़ रही थीं। मेहिका के चेहरे पर भी काफी समय बाद थोड़ी खुशी दिखाई दे रही थी, लेकिन काव्या को कुछ अजीब जरूर महसूस हो रहा था। उसे बार बार लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। काव्या ने चलते चलते पीछे देखा। सड़क पर कुछ लोग अपने काम में व्यस्त थे, कुछ गाड़ियां गुजर रही थीं, लेकिन ऐसा कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया जिस पर शक किया जा सके। मेहिका ने पूछा, क्या हुआ दीदी, आप बार बार पीछे क्यों देख रही हो? काव्या ने मुस्कुराकर बात टाल दी। उसने कहा, कुछ नहीं, बस मुझे लगा कोई हमारे पीछे आ रहा है। मेहिका ने काव्या का हाथ पकड़ लिया और दोनों आगे बढ़ने लगी। लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास मौजूद लोग घबरा गए। मेहिका डरकर काव्या से चिपक गई। काव्या ने बिना अपनी परवाह किए मेहिका को अपने पीछे कर लिया। धुएं की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। काव्या लगातार मेहिका को समझा रही थी कि वह घबराए नहीं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। दूर खड़ा आकाश इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसका मकसद डर पैदा करना था, ताकि सूरज और ईशा को लगे कि वह किसी भी वक्त मेहिका तक पहुंच सकता है। उधर घर में ईशा को अचानक बेचैनी महसूस होने लगी। उसने मेहिका को फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा। उसने दोबारा कॉल की, इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। ईशा ने तुरंत सूरज को इसकी जानकारी दी। सूरज का चेहरा गंभीर हो गया। वह जानता था कि मेहिका बिना बताए फोन बंद नहीं करती। सूरज ने कहा, ईशा जी, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। दोनों तुरंत मेहिका को खोजने निकल पड़े। उन्हें अभी यह पता नहीं था कि यह सिर्फ मेहिका के गायब होने का मामला नहीं था। आकाश ने काव्या को भी अपनी साजिश में फंसा लिया था, और अब सूरज और ईशा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मेहिका और काव्या को सुरक्षित वापस लाना। धमाके के बाद पूरा इलाका कुछ देर के लिए अफरा तफरी में बदल गया था। लोग इधर उधर भाग रहे थे और हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। काव्या ने मेहिका को अपने पास रखा हुआ था। वह चाहती थी कि किसी भी हालत में मेहिका भीड़ से अलग न हो। मेहिका की सांसें तेज हो चुकी थीं। वह बार बार काव्या से पूछ रही थी कि आखिर हुआ क्या है। काव्या के पास भी कोई जवाब नहीं था। वह खुद समझ नहीं पा रही थी कि अचानक यह सब कैसे हो गया। काव्या ने मेहिका से कहा, तुम बस मेरे साथ रहो, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेहिका ने काव्या की बात मान ली, लेकिन उसकी नजरें लगातार आसपास घूम रही थीं। तभी उसे थोड़ी दूरी पर एक आदमी दिखाई दिया। उसने तुरंत काव्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। दीदी, वहां देखो। काव्या ने उसकी नजरों का पीछा किया, लेकिन आदमी भीड़ के बीच गायब हो चुका था। काव्या समझ गई कि कोई उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। उसने मेहिका को लेकर वहां से निकलने का फैसला किया। उधर सूरज और ईशा उस जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। रास्ते में उन्हें धमाके की खबर मिल चुकी थी। ईशा का दिल लगातार घबरा रहा था, क्योंकि उसे पूरा शक था कि मेहिका किसी मुसीबत में है। सूरज ने अपनी टीम से आसपास के सभी रास्तों की जानकारी लेने को कहा। उसने कहा कि मेहिका और काव्या को ढूंढने में एक भी मिनट की देरी नहीं होनी चाहिए। इसी बीच ईशा को एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर आकाश की आवाज सुनाई दी, ईशा, परेशान हो? ईशा के चेहरे का रंग बदल गया। आकाश, मेहिका कहाँ है? आकाश हंसने लगा। इतनी जल्दी घबरा गई? अभी तो खेल शुरू हुआ है। ईशा ने गुस्से में कहा कि अगर मेहिका को कुछ हुआ तो वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। आकाश ने जवाब दिया, तुम मुझे पकड़ने की बात कर रही हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारी बेटी जैसी वह बच्ची अभी किस हालत में है। कॉल कट गई। ईशा ने तुरंत सूरज को सब बताया। सूरज की आंखों में गुस्सा उतर आया। इस बार आकाश ने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन उसी समय उन्हें खबर मिली कि काव्या भी मेहिका के साथ थी। अब मामला और गंभीर हो चुका था। सूरज समझ गया कि आकाश ने सिर्फ मेहिका को निशाना नहीं बनाया, वह काव्या को भी अपनी साजिश में इस्तेमाल कर रहा था। इधर काव्या मेहिका को लेकर एक संकरी गली में पहुंच चुकी थी। उसे लगा कि यहाँ भीड़ कम है और दोनों आसानी से निकल जाएंगी। लेकिन जैसे ही दोनों आगे बढ़ीं, सामने रास्ता बंद मिला। काव्या ने पीछे देखा। वहां भी कुछ संदिग्ध लोग खड़े थे। मेहिका डरकर काव्या से लिपट गई। काव्या ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। उसे पता था कि अब सिर्फ भागने से काम नहीं चलेगा। उसे मेहिका को बचाने के लिए आकाश की चाल का सामना करना ही होगा।
काव्या ने सामने खड़े लोगों को देखा और फिर मेहिका की तरफ नजर डाली। मेहिका की आंखों में साफ डर था। वह समझ चुकी थी कि यह सब संयोग नहीं है, कोई जानबूझकर उन्हें घेर रहा था। काव्या ने धीरे से मेहिका के कान में कहा, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, जो भी हो तुम्हें यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करनी है। मेहिका ने घबराकर पूछा, लेकिन हम मेहिका ने उसे रोकने की कोशिश की। दीदी, मुझे अकेला मत छोड़ो। काव्या ने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रही, मैं तुम्हें बचाने जा रही हूँ। इतना कहकर काव्या आगे बढ़ गई। अब आकाश के आदमियों का ध्यान पूरी तरह काव्या की तरफ था और इसी दौरान मेहिका को वहां से निकलने का मौका मिल गया। लेकिन काव्या को यह नहीं पता था कि आकाश दूर से उसकी पूरी चाल देख रहा था। उसके चेहरे पर फिर वही खतरनाक मुस्कान आ गई। सूरज लगातार गाड़ी का पीछा कर रहा था। उसकी कोशिश थी कि वह किसी भी तरह उस जगह तक पहुंचे जहां मेहिका और काव्या को रखा गया था। ईशा भी उसके साथ थी और लगातार मेहिका को फोन कर रही थी, लेकिन फोन बंद था। अचानक सूरज को एक कैमरा दिखाई दिया। उसने तुरंत गाड़ी रुकवाई और आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज निकलवाई। फुटेज में काव्या और मेहिका साफ दिखाई दे रही थीं। दोनों के पीछे एक संदिग्ध गाड़ी थी। सूरज ने फुटेज को आगे बढ़ाया। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर आकाश का चेहरा दिखाई दिया। ईशा के होश उड़ गए। आकाश! सूरज की आंखों में गुस्सा भर गया। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि इस साजिश के पीछे आकाश ही है। सूरज ने तुरंत अपनी टीम को आदेश दिया कि उस गाड़ी को ट्रैक किया जाए। उधर काव्या लगातार आकाश के आदमियों को अपनी तरफ उलझाए हुए थी। वह समय बर्बाद करना चाहती थी ताकि मेहिका वहां से दूर निकल सके। लेकिन तभी एक आदमी को शक हो गया कि मेहिका वहां नहीं है। वह पीछे की तरफ जाने लगा। काव्या ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? वह आदमी बोला, जहां तुम्हारी असली कमजोरी छिपी है। काव्या समझ गई कि उन्हें मेहिका के छिपने की जगह का अंदाजा हो चुका है। वह तुरंत उसके पीछे दौड़ी। उधर मेहिका एक सुनसान रास्ते पर पहुंच चुकी थी। उसे नहीं पता था कि अब किस दिशा में जाना है। तभी उसे दूर से सूरज की गाड़ी दिखाई देती है। मेहिका जोर से चिल्लाती है। सूरज उसकी आवाज सुन लेता है। वह तुरंत गाड़ी रोकता है और बाहर निकलकर मेहिका को अपनी तरफ बुलाता है। मेहिका दौड़कर सूरज से लिपट जाती है। सूरज उसे सुरक्षित देखकर राहत की सांस लेता है। लेकिन उसके बाद पहला सवाल होता है, काव्या कहाँ है? मेहिका रोते हुए बताती है कि काव्या ने उसे बचाने के लिए खुद को पीछे रोक लिया था। सूरज और ईशा तुरंत वापस उसी दिशा में दौड़ते हैं। कुछ ही देर में उन्हें काव्या दिखाई देती है। काव्या को चारों तरफ से घेरा गया था। ईशा अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती है और आकाश के आदमियों को पकड़ने का आदेश देती है। माहौल अचानक बदल जाता है। जो लोग कुछ देर पहले काव्या को डराने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद पुलिस से बचने की कोशिश करने लगते हैं। काव्या को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। ईशा उसे गले लगा लेती है। लेकिन सूरज की नजर दूर खड़े एक आदमी पर पड़ती है। वह आदमी आकाश को फोन करता है। सूरज समझ जाता है कि आकाश अभी भी आसपास है। वह तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तब तक वह आदमी वहां से भाग चुका होता है। सूरज के हाथ सिर्फ एक मोबाइल आता है। मोबाइल में आकाश की एक रिकॉर्डिंग थी और उसमें आकाश साफ कह रहा था, यह तो सिर्फ शुरुआत है। आकाश की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सूरज और ईशा दोनों समझ जाते हैं कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। मेहिका और काव्या सुरक्षित जरूर थीं, लेकिन आकाश उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। ईशा रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनती है। उसे आकाश की आवाज में एक अजीब आत्मविश्वास महसूस होता है। सूरज कहता है, वह हमें सिर्फ डराना नहीं चाहता, वह चाहता है कि हम लगातार डर में रहें। ईशा जवाब देती है, लेकिन अब हम उसकी हर चाल का जवाब देंगे। मेहिका पास खड़ी होकर दोनों की बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी डर था। ईशा उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मेहिका पूछती है, क्या आकाश फिर वापस आएगा? ईशा कुछ पल चुप रहती है, फिर कहती है, अगर वह आया भी तो इस बार हम उसे भागने नहीं देंगे। काव्या भी मेहिका के पास आ जाती है। वह कहती है, और याद रखना, तुम अकेली नहीं हो। मेहिका काव्या का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन उसी समय सूरज के फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज में सिर्फ एक तस्वीर थी। तस्वीर मेहिका की थी और वह तस्वीर उसी दिन की थी जब मेहिका और काव्या घर से बाहर निकली थी। सूरज के चेहरे का रंग बदल जाता है। इसका मतलब साफ था, आकाश सिर्फ उन्हें रास्ते में नहीं देख रहा था, बल्कि वह काफी समय से मेहिका पर नजर रख रहा था। ईशा तस्वीर देखकर समझ जाती है कि खतरा अभी टला नहीं है। तभी एक दूसरा मैसेज आता है, तुमने मेरी पहली चाल रोक दी, लेकिन अगली बार तुम्हारे पास बचाने के लिए सिर्फ एक जिंदगी नहीं होगी। सूरज मुट्ठी भींच लेता है। ईशा कहती है, अब वह जो भी करेगा हम पहले से तैयार रहेंगे। सूरज तुरंत अपनी टीम को अलर्ट करता है और आकाश की तलाश शुरू करवाता है।
लेकिन आकाश तब तक शहर के दूसरे हिस्से में पहुंच चुका था। वह एक सुनसान कमरे में बैठा था और उसके सामने सूरज और ईशा की तस्वीरें रखी थीं। वह तस्वीरों को देखते हुए कहता है, तुम दोनों ने मेरी एक चाल रोक दी है, लेकिन अब मैं ऐसा वार करूंगा जिसे रोकना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। आकाश के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है और यहीं से कहानी एक और बड़े मोड़ की तरफ बढ़ती है। आकाश की आखिरी धमकी के बाद सूरज और ईशा ने घर की सुरक्षा बढ़ा दी थी। उन्हें लग रहा था कि अब आकाश बाहर से कोई नई चाल चलेगा, लेकिन असली खतरा उनके घर की चारदीवारी के अंदर ही पहुंच चुका था। अगली सुबह मेहिका अपने कमरे में बैठी थी। पिछली घटनाओं की वजह से उसका मन अभी भी परेशान था। वह अपनी चीजें व्यवस्थित कर रही थी, तभी उसकी नजर पलंग के नीचे पड़े एक छोटे से लिफाफे पर गई। उसने लिफाफा उठाया। अंदर एक कागज था। उस पर लिखा था, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करती हो वही तुम्हें सबसे बड़ा धोखा देगा। मेहिका के चेहरे का रंग बदल गया। वह तुरंत काव्या के पास पहुंची। दीदी, ये देखो। काव्या ने कागज पढ़ा और कुछ पल के लिए चुप हो गई। ये तुम्हें कहाँ मिला? आकाश की आखिरी धमकी के बाद सूरज और ईशा ने घर की सुरक्षा बढ़ा दी थी। उन्हें लग रहा था कि अब आकाश बाहर से कोई नई चाल चलेगा, लेकिन असली खतरा उनके घर की चारदीवारी के अंदर ही पहुंच चुका था। अगली सुबह मेहिका अपने कमरे में बैठी थी। पिछली घटनाओं की वजह से उसका मन अभी भी परेशान था। वह अपनी चीजें व्यवस्थित कर रही थी, तभी उसकी नजर पलंग के नीचे पड़े एक छोटे से लिफाफे पर गई। उसने लिफाफा उठाया और उसे खोलते ही उसके अंदर एक कागज मिला। उस पर लिखा था, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करती हो वही तुम्हें सबसे बड़ा धोखा देगा। मेहिका के चेहरे का रंग बदल गया। वह तुरंत काव्या के पास पहुंची और बोली, दीदी, ये देखो। काव्या ने कागज पढ़ा और कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने पूछा, ये तुम्हें कहाँ मिला? मेहिका ने बताया कि यह उसके कमरे में पड़ा था। काव्या ने तुरंत पूछा, क्या कमरे में तुम्हारे अलावा कोई आया था? मेहिका ने सिर हिलाकर कहा कि उसे नहीं पता। काव्या को अब मामला गंभीर लगने लगा था। उधर सूरज को एक अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ एक आदमी ने कहा, सूरज जी, अगर आपको अपने परिवार के बारे में सच जानना है तो आज शाम पुराने गोदाम में आइए। सूरज ने पूछा, तुम कौन हो? दूसरी तरफ से जवाब आया, जिसे तुमने मरा हुआ समझ रखा है। इतना कहकर कॉल कट गई। सूरज कुछ देर फोन को देखता रहा। ईशा ने पूछा, किसका फोन था? सूरज ने बात छिपाते हुए कहा, एक जरूरी काम है, मुझे बाहर जाना होगा। ईशा समझ गई कि सूरज उससे कुछ छिपा रहा है। शाम को सूरज पुराने गोदाम पहुंचा। अंदर अंधेरा था। कुछ सेकंड बाद एक आदमी सामने आया। सूरज उसे देखते ही स्तब्ध रह गया। वह वही व्यक्ति था जिसकी तस्वीर कुछ दिन पहले उसे मिली थी। सूरज ने कहा, तुम? आदमी ने जवाब दिया, हाँ, मैं जिंदा हूँ। सूरज ने गुस्से में पूछा, इतने साल कहाँ थे? आदमी ने कहा, मैं अपनी मर्जी से गायब नहीं हुआ था। सूरज ने पूछा, फिर कौन ले गया था? वह कुछ कह पाता, उससे पहले गोदाम के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। आदमी घबराकर बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सूरज ने पूछा, क्यों? तभी दरवाजा बाहर से बंद हो गया। सूरज दरवाजा पीटने लगा। तभी बाहर से आकाश की आवाज आई, इतने साल बाद मिलने वालों को थोड़ा वक्त तो दो। सूरज समझ गया कि वह एक जाल में फंस चुका है। उधर घर में ईशा को सूरज की चिंता होने लगी। उसने लगातार फोन किया, लेकिन फोन बंद था। तभी मेहिका के फोन पर एक वीडियो आया। वीडियो में सूरज उसी गोदाम में दिखाई दे रहा था। ईशा घबरा गई। वीडियो के आखिरी फ्रेम में दीवार पर एक नंबर दिखाई दे रहा था, 20-7। ईशा ने उसे ध्यान से देखा और कहा, ये नंबर मैंने पहले भी देखा है। काव्या ने पूछा, कहाँ? ईशा ने तुरंत घर की पुरानी अलमारी की तरफ देखा और कहा, सालों पहले एक फाइल पर। अब उन्हें सूरज को बचाने के साथ साथ उस पुराने नंबर का रहस्य भी पता करना था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इस नंबर का संबंध सीधे उनके परिवार के सबसे पुराने राज से जुड़ा हुआ है। ईशा ने घर की पुरानी अलमारी खोली और उसमें रखी फाइलें निकालने लगी। काव्या भी उसकी मदद कर रही थी और मेहिका चुपचाप पास खड़ी सब कुछ देख रही थी। कुछ देर बाद ईशा को एक बहुत पुरानी फाइल मिली, जिसके कवर पर सिर्फ एक नंबर लिखा था, 20-27। ईशा ने फाइल खोलते ही गहरी सांस ली। काव्या ने पूछा, इसमें क्या है? ईशा ने कहा, मुझे खुद नहीं पता। ये फाइल मैंने कई साल पहले देखी थी, लेकिन सूरज ने इसे कभी खोलने नहीं दिया। फाइल में पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और कुछ कानूनी कागज थे। एक तस्वीर देखते ही ईशा अचानक रुक गई। तस्वीर में सूरज बहुत छोटा था और उसके साथ वही आदमी खड़ा था जिसे परिवार सालों से मृत समझ चुका था। लेकिन तस्वीर में एक तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था। काव्या ने तस्वीर हाथ में लेते हुए पूछा, ये कौन है? ईशा ने कहा, मुझे याद नहीं,
तभी महिका ने तस्वीर के पीछे लिखा नाम पढ़ा, आकाश। यह सुनते ही दोनों चौंक गईं। इसका मतलब आकाश और वह आदमी एक दूसरे को वर्षों पहले से जानते थे, लेकिन आकाश ने आज तक इस रिश्ते के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। दूसरी तरफ गोदाम में सूरज दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। वह आदमी लगातार चुप खड़ा था। सूरज ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें इस पूरे मामले के बारे में सब पता है तो बोलो। आदमी ने धीरे से कहा, आकाश सिर्फ तुम्हारा दुश्मन नहीं है। सूरज ने पूछा, तो कौन है? आदमी ने जवाब दिया, वह किसी और के लिए काम कर रहा है। सूरज चौंक गया और पूछा, किसके लिए? आदमी कुछ बोलने ही वाला था कि गोदाम के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। वह घबरा गया और बोला, वो लोग वापस आ गए। सूरज ने पूछा, कौन लोग? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी पीछे की दीवार में एक छोटा दरवाजा खुला। आदमी ने सूरज को इशारा किया और कहा, इधर से निकलो। दोनों एक संकरे रास्ते से बाहर निकल गए। उधर ईशा ने फाइल का एक और पन्ना देखा। उसमें लिखा था कि कई साल पहले परिवार की एक बड़ी संपत्ति को किसी अज्ञात व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन दस्तावेज पर हस्ताक्षर अधूरे थे। ईशा ने कहा, अगर ये कागज सही हैं, तो किसी ने हमारे परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की थी। काव्या बोली, और शायद वही आदमी आज फिर वापस आया है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। तीनों चौंक गईं। ईशा ने दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा, मैं आपको उस रात के बारे में बताने आया हूँ। ईशा ने पूछा, कौन सी रात? बुजुर्ग बोला, जिस रात आपके परिवार को बताया गया था कि वह आदमी मर चुका है। ईशा के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा, क्योंकि पहली बार किसी बाहरी व्यक्ति ने उस पुराने रहस्य का जिक्र किया था। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ बताता, उसकी नजर घर के अंदर लगी तस्वीर पर पड़ी और वह अचानक पीछे हट गया। उसने घबराकर कहा, ये तस्वीर यहाँ कैसे है? ईशा ने पूछा, आप इसे पहचानते हैं? बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, अगर ये तस्वीर आपके घर में है तो समझ लीजिए खतरा वापस आ चुका है। इतना कहकर वह वहां से चला गया और अपने पीछे कई नए सवाल छोड़ गया। बुजुर्ग व्यक्ति के जाने के बाद ईशा काफी देर तक दरवाजे पर खड़ी रही। उसके मन में लगातार एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर वह तस्वीर ऐसी कौन सी बात जानती थी जिससे वह आदमी इतना डर गया। काव्या ने कहा, हमें उस तस्वीर के बारे में पता करना होगा। ईशा ने तस्वीर उतारी और ध्यान से देखने लगी। तस्वीर में सूरज बचपन में था। उसके साथ वही आदमी था जिसे परिवार मृत समझ चुका था, और पीछे एक तीसरा व्यक्ति खड़ा था। लेकिन अब ईशा को तस्वीर में एक और चीज दिखाई दी। तीसरे व्यक्ति के हाथ में एक छोटी सी चाबी थी। काव्या ने पूछा, ये चाबी किसकी हो सकती है? ईशा को अचानक घर के पुराने कमरे की याद आई। उसने कहा, हमारे घर में एक कमरा है जो 15 साल से बंद है। महिका ने उत्सुकता से पूछा, क्या वहां कोई राज छिपा है? ईशा ने कहा, शायद। तीनों घर के पुराने हिस्से में पहुंची। दरवाजे पर जंग लगा ताला था। ईशा ने पुराने सामान के बीच खोजबीन की और आखिरकार एक चाबी मिली, लेकिन वह चाबी उस ताले की नहीं थी। तभी काव्या ने तस्वीर दोबारा देखी और अचानक बोली, रुको। उसने तस्वीर में मौजूद चाबी का आकार देखा। वह बिल्कुल उसी चाबी जैसा था जो ईशा के हाथ में थी। ईशा ने ताला खोलने की कोशिश की। पहली बार ताला नहीं खुला, लेकिन दूसरी कोशिश में अचानक क्लिक की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। कमरे के अंदर धूल और पुराने सामान के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन एक कोने में लकड़ी की अलमारी रखी थी। अलमारी खोलते ही उन्हें कई पुराने रिकॉर्ड मिले। एक रिकॉर्ड पर वही नंबर लिखा था, 27। ईशा ने रिकॉर्ड निकाला और लैपटॉप पर वीडियो चलाया। स्क्रीन पर वही आदमी दिखाई दिया जिसे वे मृत समझ रहे थे। वह कैमरे के सामने कह रहा था, अगर ये रिकॉर्डिंग कभी परिवार तक पहुंचे तो इसका मतलब है कि मैं वापस नहीं आ पाया। ईशा की आंखें नम हो गईं। वीडियो में उसने आगे कहा, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मुझे मजबूर किया गया था। अचानक वीडियो में आकाश दिखाई दिया, लेकिन वह बहुत छोटा था। वह उसी आदमी के साथ खड़ा था। काव्या ने हैरानी से कहा, तो आकाश बचपन से उसे जानता था। वीडियो आगे बढ़ा। उस आदमी ने कहा, आकाश को सच मत बताना। अगर उसे पता चला कि असली दस्तावेज किसके पास हैं, तो वह गलत लोगों के हाथ में चला जाएगा। ईशा ने वीडियो रोक दिया और पूछा, असली दस्तावेज? उन्होंने अलमारी के नीचे एक और डिब्बा खोजा। डिब्बे में कुछ पुराने कागज थे, लेकिन आखिरी पन्ना गायब था। तभी बाहर से आवाज आई, बहुत देर से खोज रहे हो। ईशा और काव्या ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर आकाश खड़ा था। उसके हाथ में वही गायब पन्ना था। आकाश मुस्कुराया और बोला, तुम लोगों को सच चाहिए था ना? सूरज भी उसी समय घर पहुंच गया। उसने आकाश को देखते ही गुस्से में कहा, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन आकाश ने पन्ना हवा में उठाते हुए कहा, मुझे पकड़ने से पहले इसे पढ़ लो। सूरज ने पन्ना लिया और जैसे ही उसने पहली लाइन पढ़ी, उसके चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि उस दस्तावेज में एक ऐसा नाम लिखा था
जिस पर परिवार आंख बंद करके भरोसा करता था। दस्तावेज हाथ में आते ही सूरज कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। ईशा ने बेचैनी से पूछा, क्या लिखा है? सूरज ने कोई जवाब नहीं दिया। काव्या ने उसके हाथ से कागज लिया और नाम पढ़ते ही वह भी चौंक गई। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? आकाश सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, अब समझ आया कि मैं तुम्हारे घर तक क्यों पहुंच पाया। सूरज ने गुस्से में कहा, तुमने ये सब बनाया है। आकाश ने जवाब दिया, काश मैं इतना ताकतवर होता। सूरज ने पूछा, तो फिर असली खेल कौन खेल रहा है? आकाश कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, जिसका नाम इस कागज पर है। ईशा ने दस्तावेज को दोबारा देखा। उसमें परिवार के पुराने फैसलों से जुड़े कई हस्ताक्षर थे, लेकिन एक बात सबसे अजीब थी। कुछ दस्तावेज ऐसे समय पर बदले गए थे जब परिवार का भरोसेमंद व्यक्ति आधिकारिक तौर पर शहर से बाहर था। सूरज ने कहा, इसका मतलब किसी ने उसकी पहचान का इस्तेमाल किया। आकाश बोला, अब तुम सही दिशा में सोच रहे हो। तभी बाहर पुलिस की गाड़ियां पहुंची। आकाश ने खिड़की से देखा और पूछा, तुमने पुलिस बुला ली? सूरज ने कहा, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। आकाश पीछे हट गया, लेकिन भागने के बजाय वहीं खड़ा रहा। उसने कहा, मुझे पकड़ लोगे तो क्या होगा? सूरज ने जवाब दिया, तुम्हारी साजिश खत्म हो जाएगी। आकाश हंस पड़ा और बोला, मेरी? उसने सिर हिलाया और कहा, तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं सबसे बड़ा खतरा हूं? अचानक आकाश ने अपनी जेब से फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। कुछ सेकंड बाद फोन दूसरी तरफ उठाया गया। आकाश ने सिर्फ इतना कहा, अब वक्त आ गया है। इसके बाद उसने फोन जमीन पर फेंक दिया। फोन की स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो चल रहा था। वीडियो में परिवार का एक सदस्य अकेला दिखाई दे रहा था। ईशा घबरा गई और पूछा, ये कहाँ है? आकाश ने जवाब दिया, जहां तुम लोग उसे कभी नहीं खोजोगे। सूरज ने आकाश को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आकाश पहले ही पीछे के रास्ते से निकल गया। पुलिस ने तुरंत उसका पीछा शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सूरज को एक मैसेज मिला, अगली चाल तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे रिश्तों में होगी। सूरज समझ गया कि आकाश ने सिर्फ डर पैदा करने का काम नहीं किया था। उसका असली मकसद परिवार के लोगों के बीच शक पैदा करना था। ईशा ने कहा, हमें सबको एक जगह रखना होगा। लेकिन तभी काव्या का फोन बजा। कॉल करने वाला वही बुजुर्ग व्यक्ति था जो पहले घर आया था। काव्या ने फोन उठाया। दूसरी तरफ उसकी कांपती आवाज आई, मैंने तुम्हें गलत बताया था। काव्या ने पूछा, क्या मतलब? वह बोला, जिस आदमी को तुम लोग मरा